पढ़ते हैं ग्लेशियल लैंडस्केप। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोलर आइस कैप क्या होता है। पोलर आइस कैप एक ह्यूज मास होता है आइस का, जो कि स्टेशनरी होता है। जैसे बस ये अगर हम लैंड देखें तो बस उसके ऊपर ये आइस का एक मास रखा होगा, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये ह्यूज ब्लॉक होते हैं आइस के जो कि मूव कर रहे होते हैं। पोलर आइस कैप स्टेशनरी होते हैं, ये नीचे जैसे अगर ढलान है, स्लोप है, तो आइस है, आइस का कैप वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है, ये भी ह्यूज ब्लॉक होते हैं आइस के, लेकिन ये फ्लोट कर रहे होते हैं ओशन। जैसे ये आप समुद्र देख रहे हैं तो उस पर ये आपको आइस के गोले दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब होता है कि व्हेन ग्लेशियर मूव्स इट कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड इट पिक्स द रॉक मटेरियल अलोंग विथ इट कॉल्स ग्लेशियर प्लकिंग। मतलब क्या है कि जब आइस का जो सिल्ली है वो नीचे मूव कर रही है, तो मूव करते हुए क्या जिस जिस चीज से वो मूव कर रही है उसको भी वो वहां से रगड़ेगी रगड़ेगी, तो उसमें भी जो भी आपका मिनरल्स है, ठीक है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो भी उसके साथ उखड़ने लगेगा, तो उसी को ही प्लकिंग बोलते हैं। अब्रेशन का मतलब होता है द रॉक पार्टिकल विच आर कैरीड बाय द ग्लेशियर विच ऑल्सो कॉज इरोशन ऑफ रॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए प्लकिंग में क्या था कि जिस सरफेस से वो टच होके जा रहा है वो उसको रगड़ रहा है, लेकिन जब अब बहुत सारे मटेरियल को वो ऑलरेडी उसके साथ जा रहा है तो वो भी आपस में घिसते हैं, तो उसी को ही हम एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ग्लेशियर मूव कर रहा होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहा होता है। जैसे हमने रिवर वाले में पढ़ा था कि जब रिवर मूव करती है तो वी शेप की वैली बनाती है, लेकिन ग्लेशियर कैसा बनाता है, यू शेप की वैली बनाता है, क्योंकि जो रॉक होती है वो करीब इस टाइप का दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये हमें यू शेप का बनता है। नेक्स्ट हमारा होता है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आइस की सिल्ली जो मूव कर रही होती है ऐसे करके, ठीक है, जब अगर वो वहीं से आइस पिघल जाए तो उस जगह पे गड्ढा बन जाएगा ना, तो इस टाइप से, तो उसी को ही हम हैंगिंग वैली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरी या फिर सर्क। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई स्टीप वॉल होती है, जैसे माउंटेन है, ठीक है, बार बार अगर वहां पे बर्फ का जो सिल्ली मूव करता चला जा रहा है तो वहां का क्या है कि वो जब डाउनवर्ड ऐसे मूवमेंट होगा तो होगा क्या कि वो अपने साथ जो भी मिनरल्स हैं उस रॉक को घिसेगा घिसेगा, तो वहां का जो भी उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो जब इस टाइप से अगर लेटरल बन जाए तो उसी को ही हम बोलते हैं सर्क या फिर कुरी। इट इज अ स्टीप वॉल रॉक बेसिन ऑन द साइड ऑफ माउंटेन विच रिजेंबल्स द शेप ऑफ आर्म चेयर। मतलब ये एक बैठने वाली चेयर की तरह हमें ऐसे लगेगा, ठीक है। तांड लेक का क्या मतलब होता है कि इट इज अ लेक विच इज फॉर्म्ड एट द फ्लोर ऑफ सिर्क बेसिन एंड इट इज फॉर्म व्हेन ग्लेशियर मेल्ट। देखिए वही बात है, जब अब ये जो आर्म चेयर बन रहा था इस तरीके से, अब यहाँ पे अचानक से जैसे बर्फ की सिल्ली गिरी तो यहाँ पे गड्ढा बनाएगी, लेकिन उस समय के लिए तो वहां पे वो बर्फ है, लेकिन जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो वहां पे पानी आ जाएगा, और पानी आने के बाद में क्या है, वो एक लेक बन जाएगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, तान लेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हॉर्न। हॉर्न का मतलब ये होता है कि अब जब हमारा माउंटेन है, ठीक है, अब वहां से वो बर्फ जो है वो पिघलती चली जाए तो वहां की वो जितना भी रॉक मटेरियल होंगे वो सब नीचे लेके चली जाएगी, तो क्या उसकी जो मोटाई है माउंटेन की, अगर वो पहले ऐसी थी तो घिस घिस के क्या है वो ऐसे पतला सा हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को ही हम हॉर्न बोलते हैं, सींग टाइप का। और जब वो नीचे गिर रहा तो यहाँ पे सर्क बन जाएगा, और अगर वो बर्फ पिघल गई तो यहाँ पे तांड लेक बन जाएगी, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई हॉर्न है? हाँ है। इसका आंसर ये है मीटर हॉर्न पीक, जो कि एल्प्स माउंटेन की रेंज पे है, जो कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एरीड कॉम्ब रिज, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी इट इज अ थिन कॉम्ब शेप रिज ऑफ रॉक विच इज फाउंड व्हेन टू ग्लेशियर इरोड पैरेलल, ठीक है। देखिए अब क्या है, जनरली क्या है, अगर आप ऐसे यू शेप वैली बन रही है तो इस तरीके से दूसरा माउंटेन तो इधर भी यू शेप वैली बन रही, तो इसी टाइप का ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसी को ही हम एरीड या फिर कॉम्ब रिज बोलते हैं। कोल क्या होता है, कोल जो माउंटेन पासेस होते हैं ना, देखिए जब दो क्रीक क्रीक मिलेंगी तो वहां पे क्या है, एक पूरा रास्ता बन जाएगा, तो रास्ते ही को ही हम कोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मैन मेड बोले, मैन मेड होता है हमारा टनल। नेक्स्ट है हमारा अब रोचे माउंटेन या फिर शीप रॉक, ठीक है। जब अचानक से जो ये माउंटेन है, अगर हमारा अचानक से जब बर्फ ऐसे गिर रही है
ठीक है। तो यहाँ गड्ढे बनाएंगे, ऐसे गड्ढे बनाएंगे, तो ये जो शेप ऐसे बनता है ना इस तरीके वाला, इसी को ही हम रॉचे माउंटेन या फिर शीप रॉक बोलेंगे, मतलब शीप की जैसे पीठ होती है ना उस तरीके से। नेक्स्ट हमारा फ्योर्ड। फ्योर्ड का मतलब ये होता है दीज आर ग्लेशियल वैलीज विच आर फॉर्म नियर द सी विच हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द सी वाटर, ठीक है। जो हमारी कोस्ट लाइन होती है ना जो टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके से बन जाती है, उसी को ही हम फोर्ड बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बर्फ गिर रही है तो अलग अलग गड्ढे बनाते चली जाएगी, तो इसीलिए। नेक्स्ट हमारा ग्लेशियल स्टेयरकेस। सेम चीज मैं बता चुका हूँ कि जब आपका बर्फ गिरेगा नीचे तो वहां पे गड्ढा बनेगा, जब वो पिघल जाएगा तो वहां पे लेक बन जाएगी, तो इस टाइप से स्टेयरकेस मतलब वही सीढ़ियों के फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोरेन्स। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मोरेन्स है वो किस लैंडस्केप से बिलोंग करता है, तो वो ग्लेशियर से बिलोंग करता है, ठीक है। मोरेन्स का मतलब होता है कि जो भी सेडिमेंट्स बर्फ लेकर के आ रही है और वो डिपॉजिट करती है आकर के, उसी को ही हम मोरेन्स बोलते हैं। और अलग अलग टाइप की मोरेन्स होती है, एक होती है टर्मिनल, दूसरी होती है मेडियल, थर्ड लेटरल, फोर्थ ग्राउंड, ठीक है। अगर नीचे है सबसे तो उसको हम टर्मिनल बोलेंगे, अगर साइड में है तो हम उसको लेटरल बोलते हैं, ठीक है। और बीच में है तो मीडियल मतलब मीडियन, ठीक है। और जो बीच में आ गई वो हमारी ग्राउंड हो गई। नेक्स्ट है हमारा आउटवॉश प्लेन, टिल प्लेन, ठीक है। अब क्या होता है जो भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रहा है आकर के वो बर्फ, ठीक है, और उससे जो प्लेन हमारा बन जाएगा उसी को ही हम आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डर्मिनल, ठीक है, इसी को ही हम एक टोपोग्राफी कहते हैं। होता क्या है कि अब जब जो आपकी बर्फ है वो अलग अलग जैसे आ रही है, ठीक है, तो अपना जो भी वो मटेरियल कलेक्ट करके ला रही सेडिमेंट्स को वो एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो इकट्ठा होने पे जो शेप बन रहा है वो एक एग की तरह है, ठीक है। और वो जो अब वो उठा हुआ है अचानक से, ठीक है। अब जैसे आप एक प्लेन देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है, यहाँ उठा दिख रहा है, उठा दिख रहा है, तो इन उठे हुए को बोलते हैं हम टर्मिनल्स। और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमें लग रहा है कि ये एग की बास्केट रखी है, तो इसीलिए हम इसको एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्कर्स। एस्कर्स का मतलब ये है कि जब आपका जा रहा है बर्फ तो वो साइड में जो सेडिमेंट्स है ना वो भी डिपॉजिट करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, तो उसी को ही हम एस्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एओलियन लैंडस्केप, ठीक है। ये वाला जो लैंडस्केप है ये डेजर्ट में फॉर्म होता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि एओलियन लैंडस्केप कहाँ मिलता है, वो डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। इसमें तीन फिनोमेना है, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रूशन। डिफ्लेशन का मतलब ये होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच हाई स्पीड विंड कैरीज अवे लूज पार्टिकल अलॉन्ग विथ इट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जब हाई स्पीड से विंड बहती है तो जो पार्टिकल्स है वो उसके साथ ही फ्लो होने लगते हैं। एब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है विंड कैरी करते चली आ रही है, ठीक है, तो वो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं ना तो वो दूसरी सरफेस से जब टच होते हैं तो वो उनको भी इरोजन करता है, इरोड करता है, तो उसी वाले प्रोसेस को हम एब्रेशन कहते हैं। एट्रूशन क्या होता है, ये मैकेनिकल टीयर एंड वियर होता है, जो पार्टिकल अब मूव करना वो आपस में भी लड़ते। देखिए तो तीन कॉन्सेप्ट होगा, एक तो जब हवा चल रही है तो वो जिस भी आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट से टच हो रही है तो उसको पहले तो वो इरोड कर रही है, फिर जो इरोड पार्टिकल है तो वो किसी और ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो वो उनको भी इरोड कर रहे हैं, और जो आपस में ही जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं वो भी एक दूसरे को ही इरोड करते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म। तो अब जब इरोजन हो रहा है तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे। तो जब सबसे पहला हमारा है डिफ्लेशन बेसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब डिप्रेशन फॉर्म, अब जैसे सपोज करिए ये नॉर्मल एक जमीन, अब यहाँ से हवा आ रही है तो इस जगह से ऐसे इन पार्टिकल्स को इरोड कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा गड्ढा बन जाएगा, उसी गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मशरूम रॉक। मशरूम रॉक भी सेम चीज है कि अगर हमारी कोई रॉक है, अगर बीच से हवा जा रही तो इस वाले एरिया को क्या है कि वो इरोड कर देगी, ठीक है। तो ये क्या एक मशरूम की तरह हमें दिख रहा है ना, तो इसी वाले को हम लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे, मशरूम रॉक। ऊपर वाला पार्ट चौड़ा होगा, बीच वाला पार्ट हमारा पतला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या होता है, ये जैसे ये हमारा पूरा जमीन है, ठीक है। जमीन में हमने देखा कि ऊपर वाली जो लेयर है वो इग्नीशियस रॉक की है, फिर उसके बाद वाली लेयर है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। तो जहां हवा आ रही है तो अब यहाँ पे आई तो ये यहाँ पे होल कर देगी, होल करने से इस जगह का पूरा पार्टिकल वो सेडिमेंट्स को निकाल देगा, तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके के ये जो बन जाते हैं ना पॉट, इसी को ही हम इंसलबर्ग कहते हैं।
ठीक है। और हम ज़्यूज़न क्या होता है, तो ज़्यूज़न ये जो पॉट बन रहा है ना, ये ज़्यूज़न है। और इंसलबर्ग क्या है कि वो जो छोटी छोटी हिल्स, अब अगर हम इसको और क्लियरली देखें तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो हिल्स हैं ये इंसलबर्ग हैं और ये जो छोटे छोटे पॉट्स हैं नीचे के ये ज़्यूज़न है। नेक्स्ट है हमारा यारडांग। यारडांग क्या होता है, अब ये हमारा अगर प्लेन है तो वो जहाँ पे इग्निशियस रॉक है ये तो इरोड नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है वो तो इरोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से कर्व में बनने लगेगा, तो यही जो कर्व है ना इसी को हम यारडांग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोशिल्स। डेमोशिल्स क्या है कि जब वो पॉट पूरे अलग हो जाएंगे तो इस शेप में हमें देखने लगेगा, तो हम ये जो टॉप वाला इसी को हमने बताया था ज़्यूज़न होता है, और अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो ये हमारा डेमोशिल्स हो गया। तो ये एक रॉक पिलर्स है जो कि स्ट्रॉन्गर रॉक होती है टॉप पे और नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, तो ये बीच में मशरूम वाला भी स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है, आपने देखा कि रेगिस्तान में अगर आप देखें तो जब हवा चल रही तो एक जगह के सेडिमेंट दूसरी जगह ले जाएगी, तो दूसरी जगह क्या है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है बाकी के एरिया से वो ऊंचा होगा, ठीक है, तो उसी को ही हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब सैंड ड्यून्स भी हमारा दो प्रकार की होती हैं। पहली तो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, तो जब जैसे ये है हमारी हवा लेके जा रही है तो अब साइड के जो पार्टिकल हैं वो साइड में आ गए और ये साथ में बीच वाले पार्ट में गड्ढा हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो उसी की ही जिस डायरेक्शन में हमारी हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में आगे सारा जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो दीज आर फाउंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, दीज आर ऑल्सो नोन एज सेफ, इनको सेफ भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर्स क्या होता है, ट्रांसफर्स व्हेन जो ड्यून्स है ना जो फाउंड होती हैं, जैसे हवा इस डायरेक्शन में चल रही है ड्यून्स हमारी ये तो परपेंडिकुलर पे बनती हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि जो इधर वाला साइड होता है वो कॉन्वेक्स होता है और इधर वाला कॉनकेव होता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बाई चांस कहते हैं। तो कुछ ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स ऐसी होती जो कि क्रेंसेटिक शेप की होती हैं, उसी को ही हम बाई चांस कहते हैं, ठीक है। लॉस प्लेन क्या होता है, लॉस प्लेन होता है हमारा कि जो डेजर्ट विंड होती है ना, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको जब चल रही होती है हवा तो वो उनको उड़ा करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है, तो उसी को हम लॉस प्लेन भी कहते हैं। तो ऐसा कहाँ पाया जाता है, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना का है, वो वहाँ पे ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। और होंगहो रिवर जो है ना वो चाइना में फ्लो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ सॉरो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म एक बनाता है बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। ये वो रीजन है जहां पर क्या कहते हैं, द रीजन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक आर इरोडेड बाय हमोर्कस channel by river which result in formation of large number of gullies separated by narrow ridges. This structure is called badland topography. अब क्या है कि जब अब सेडिमेंट डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं तो कुछ जगह ऊंचा होगा कुछ जगह गहरा होगा, ठीक है, तो हमारा अलग अलग टाइप का इस टाइप से बनने लगेगा, तो उसी को ही हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। तो ऐसा हमारा जैसे चंबल रिवर बनाती है बुंदेलखंड रीजन में, उसी को ही हम बैडलैंड टोपोग्राफी की क्लासिफिकेशन में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉसम। ब्लॉसम क्या होता है, ये दो माउंटेन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। अब जब रिवर सेडिमेंट्स लेके आएगी तो ये साइड वाला पार्ट ऊंचा होगा तो हम उसको पेडिमेंट्स बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो भी इरोड होगा तो उस जहाँ इरोशन को उसको हम बजाड़ास कहेंगे, और बीच में हमारा पानी होगा जो कि लेक भी हम कह सकते हैं, उस लेक को हम पलायास भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब सी वेव लैंडस्केप, ठीक है। अब सी वेव लैंडस्केप की बात करें तो अगर ये हमारा रॉक है, ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे जो ऊंचा है उसको हम क्लिफ बोलेंगे। अब धीरे धीरे जब पानी आता रहेगा तो ये इरोड होता रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये सारा सेडिमेंट ओशन की तरफ बढ़ेगा और पानी ओशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लिफ हमने बता दिया क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट है सी केव। अब सपोज करिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ की जो रॉक है धीरे धीरे पानी क्या है उसको इरोड करता रहेगा तो एक केव जैसा आर्किटेक्चर बन जाएगा, तो उसी को ही हम सी केव कहते हैं, ठीक है। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक तो हमारा एक जो सीधा सीधा मैं आपको पिक्चर के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे
व्हेन द रूफ ऑफ द सी आर्क कोलैप्सेस एन आइसोलेटेड पिलर लाइक स्ट्रक्चर रिमेन्स, दिस इज नोन एज स्टैक। अब सपोज करिए कि जैसे ये एक केव बनी हुई है, ठीक है, एक दूसरी केव बनी हुई है, ठीक। अब ये जब दोनों आपस में टूट जाएंगी तो बीच वाला पार्ट इस तरीके से दिखेगा मेरा, ठीक है। तो ये ही हमारा स्टैक है, ठीक है। एक सिंगल पिलर ही को हम स्टैक कहते हैं। अब ये भी डिपॉजिट करके कोई ना कोई लैंड फॉर्म बनेगा, तो ये आप जानते ही होंगे, बीचेस, ठीक है। अब जो रिवर है वो इरोड करते हुए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी, तो चाहे जैसे ये कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम, रिवर जो है वो सेडिमेंट्स को ला रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक बीच बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये लैंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अब जैसे कुछ बीचेस के नाम भी देख लें, जुहू बीच मुंबई में है, कोलवा बीच गोवा में, अंजना बीच गोवा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उरी उड़ीसा में, मरीना बीच तमिलनाडु में, कोवलम बीच केरला में, ठीक है, कालनघाट बीच गोवा में, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर ये एक हर्डल की तरह काम कर रहा है, तो इसी को हम बार्स कहेंगे, ठीक है। तो ये लैंड है, ये सी है, इस तरीके से ये सेडिमेंट्स को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, तो ये एक चेन ऐसे बन जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर ये पूरी जुड़ जाएगी तो हमारा लेक का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और नहीं जुड़ती है तो हम उसको लगून बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, लगून में हमारा देखें तो जैसे चिल्का लेक है उड़ीसा में, वेबंड लेक है केरला में, पुलिकैट लेक है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक और यहाँ पे आप फैक्ट जान लीजिए कि जो गर्म पानी होता है, वाटर जो होता है वो वार्म और ठंडा धीरे धीरे होता है एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी वाटर ओशन का गर्म नहीं हो पाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। देखिए ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक। फिर जहाँ से हल्का हल्का पानी आने लगता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ। उसके बाद है हमारा यहाँ पे कॉन्टिनेंट स्लोप, ठीक। और धीरे धीरे यहाँ पे राइज हो गया कॉन्टिनेंट राइज, क्योंकि जब सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे यहाँ पर तो एक उठा हुआ होगा, फिर यहाँ पे हमारा ट्रेंचेस टाइप का बन जाएगा, ठीक। फिर अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एबिसियल प्लेन बोलते हैं। फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं गाय आउट, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ओशन के नीचे होते हैं, जिसे हमें पता होना चाहिए। ये कॉन्टिनेंट की मार्जिन है, और ये पूरा जितना है ये हमारा एबिसियल प्लेन है, ठीक है। और उसमें से जो सीधा स्ट्रक्चर है वो हमारा गाय आउट है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या क्या है इसमें हमारा होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होता है, स्लोप भी होता है, राइज भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सारी चीज़ हमने देख ही लिया, स्लोप भी देख लिया, एबिसियल प्लेन भी बता दिया उसके नीचे का, ठीक है। ट्रेंचेस भी हमने देख लिया, जो गहरा पॉइंट होता है, तो ट्रेंचेस में देख ले तो चैलेंजर डीप हमारी मरियाना ट्रेंच में है, फिर टोंगा ट्रेंच हमारी साउथ पैसिफिक ओशन में है, फिलीपींस हमारी नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, और पोर्टोरिको है हमारी अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट हमारा कुरिल ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, रोमांचे ट्रेंच है अटलांटिक ओशन में, जावा ट्रेंच है इंडियन ओशन में, ठीक है। गाय आउट भी बता दिए, जो फ्लैट टॉप होता है उसी को हम गाय आउट बोलते हैं। अटलांटिक ओशन हमारा एस लेटर में है। फिर उसमें से एक फेमस जो फिशिंग ग्राउंड है उसको हम डॉगर्स बैंक भी कहते हैं, जो कि ब्रिटिश आइलैंड के पास में है, ठीक है। और ग्रैंड बैंक है हमारा अमेरिका में, जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, ये हम अलग से कवर करेंगे मैप में। नेक्स्ट हमारा मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। ये जो अगर ये देखिए हमारा यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, नीचे हमारा साउथ अमेरिका, इधर हमारा यूरोप, और इधर हमारा अफ्रीका। तो ये वाला पार्ट है हमारा अटलांटिक ओशन। तो ये जो बीच वाला है ना, इसी को ही हम रिज कहते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम डॉल्फिन राइज कहते हैं, नीचे वाले को हम चैलेंजर राइज कहते हैं। इसमें कुछ ट्रेंचेस भी हैं, तो एक पोर्टोरिको, कोलंबिया डीप और रोमांचे डीप, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन हमारा ट्रायंगुलर शेप का और यही सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड भी हैं, ठीक है। इसमें हम आइलैंड देख लें जो इस पे पाए जाते हैं, एल्यूशन आइलैंड है, ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा है, चिलियन आइलैंड है, और आइलैंड आर्क्स में देखें तो कुरिल आइलैंड है, जापानीज आर्चिपिलो है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हवाई है,
ये न्यूजीलैंड है और ये ईस्टर आइलैंड है। तो इन्हीं तीनों को जब कनेक्ट करते हैं ट्रायंगल शेप में, ये हमारा पॉलिनेशिया है, ये इधर माइक्रोनेशिया, ये मेलेनेशिया है, ठीक है। इधर हमारा ब्रूने है और ये ऑस्ट्रेलिया। तो वही पहले ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट था, लेकिन अब उसका नाम बदल के ओशियानिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया को ही जब हम कंबाइन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ओशियानिया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले ट्रेंचेस, तो मरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट है, बाकी मैं सारे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फिर है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं जैसे रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ, मोजमबिक चैनल, ये सब प्रेजेंट है। आइलैंड में अगर देखें इंपॉर्टेंट तो मेडागास्कर, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव्स, मॉरिशस, सीचल्स, जांजिबार, रियूनियन, प्रिंस एडवर्ड, तो ये सारे जो आइलैंड है ये पाए जाते हैं इंडियन ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ अभी देख लेते हैं ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। ये अगर हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो कोस्ट लाइन को अगर हम सीधे ज्वाइन कर देंगे तो हम इसे बेस लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है ये तो पूरा हमारा ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल या फिर इनलैंड टेरिटोरियल वाटर भी कहा जाता है, जिसपे कंट्री का फुल कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा 12 नॉटिकल माइल तक, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजियस जोन, ठीक है, जहाँ पे कुछ ही कानून अप्लाई होते हैं। और हम बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के जो रीजन होते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उसमें आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, लेकिन आपका फुली कंट्रोल नहीं रहता। उसके बाद का जो रीजन होता है वो होता है हाई सीज या फिर इंटरनेशनल सी होता है, ठीक है, जिसपे यूएन क्लॉज की एक ट्रीटी है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, वो वहां पे अप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा